वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, इस वीडियो में जानेंगे। और राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार किसी भी शिक्षक द्वारा बनाई गई जो पाठ्य योजना है उसे अन्य शिक्षक कॉपी नहीं करेंगे या उसकी नकल नहीं करेंगे। प्रत्येक शिक्षक अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार पाठ्य योजना तैयार करेंगे या एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर माध्यमिक शाला के लिए कक्षा 6वीं विषय गणित की 9 कॉलम पर आधारित जो पाठ्य योजना है या आदर्श पाठ्य योजना कैसे आप लोगों को तैयार करनी है उसका एक उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ। आप अपने अपने हिसाब से इसे या इस आदर्श पाठ्य योजना को बनाएंगे। तो इसमें 9 कॉलम है। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा जो कॉलम है उसमें है पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना, चौथा जो कॉलम है उसमें है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या जिसे हम कहते हैं TLM। फिर 5th कॉलम है अनुमानित समय कालखंड और 6वां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक, 7वां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, 8वां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और 9वां और आखिरी कॉलम है लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल। ठीक है, इस वीडियो में हम 9 कॉलम पर आधारित जो आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान है वो कैसे बनाएं जानेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं के जितने भी विषय हैं उसकी आदर्श शिक्षण योजना कैसे बनाएं अपने इस चैनल पर बताऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम पहले कॉलम को समझ लेते हैं जो कि है अवधारणा क्षेत्र। तो हम अवधारणा क्षेत्र का मीनिंग जान लेते हैं कि किसी कक्षा में समस्त पाठ्य वस्तु को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में बांटा जाता है और यही चिन्हित क्षेत्र अवधारणा क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब हमें इस पाठ में बच्चों को क्या सिखाना है उन बिंदुओं को हमें अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कक्षा 6वीं का पहला पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी यदि बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो हम अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में क्या लिखेंगे या क्या बिंदु लिखेंगे वो देख लेते हैं। हमें लिखना होगा छोटी बड़ी संख्याओं की समझ। सेकंड बिंदु हम लिख सकते हैं 10,000 तक की संख्याओं को पहचानना। तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा व भाग करना। और चौथा बिंदु हम लिख सकते हैं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाना। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को हम इस कॉलम में दर्शा सकते हैं। और सेकंड कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक। ठीक है, तो इस कॉलम में हमें पाठ का क्रमांक लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पाठ 1, ठीक है, और पाठ 1 का नाम भी हमें लिख देना है। तो पाठ 1 का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इस प्रकार ये 2 कॉलम कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा कॉलम समझ लेते हैं। तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया और गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर दिए गए बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वह होती है जो कि बाल केंद्रित होती है और प्रारंभिक स्तर की होती है, मतलब एकदम शुरुआती स्तर की होती है और बहुत ही ज़्यादा रोचक होती है। इसमें बहुत ही रोचक ढंग से कविता, कहानी एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से हमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया को प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही इसकी अवधारणाओं को विकसित करने के लिए छात्रों को और हमें अवसर दिए जाने चाहिए। तो देखिए आप तीसरे कॉलम में मतलब पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियों, प्रस्तावना में कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, अपने गांव क्षेत्रों की जनसंख्या में छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना के बारे में पूछें जिनमें संख्याओं का उपयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों को हमें क्या करना है भाई, उसके गांव के क्षेत्रों की जनसंख्या में छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना के बारे में हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनमें संख्या का उपयोग होता हो। ठीक, दूसरा पॉइंट है छोटी बड़ी संख्याओं के लिए संख्या कार्ड का उपयोग कक्षा कक्ष में कराकर संख्याओं
की तुलना कराते हैं। हम जो है संख्या कार्ड का उपयोग करके छोटी बड़ी संख्याओं का कक्षा कक्ष में उपयोग करा सकते हैं बच्चों से। और तीसरा पॉइंट है दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो को कक्षा कक्ष में दिखाते हैं, जिसे देखकर बच्चे अपनी समझ बनाते हैं। तो दीक्षा ऐप में जो उपलब्ध वीडियो हैं उन्हें भी हम दिखा करके बच्चों में समझ विकसित कर सकते हैं। और चौथा और लास्ट पॉइंट है परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तु का उपयोग कक्षा कक्ष में कर जोड़ घटाव की समझ विकसित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने अनुसार कोई और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के रूप में आप लोगों को एक आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। फिर है फोर्थ कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या TLM। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि TLM क्या होते हैं। तो TLM हम कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या अन्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, वही TLM कहलाते हैं। जब हम कक्षा में गणित पढ़ा रहे होते हैं तो हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुएं, संख्या कार्ड, डिजिलेप सामग्री, वीडियो। ठीक है, तो आप इस प्रकार यहाँ पर मैंने 3 बिंदु लिखे हैं, आप और भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। 5वां कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो इसे हम समझते हैं। देखिए पाठ 1 को हम जितने कालखंडों में समाप्त कर सकते हैं वो हमें लिखना है। मतलब हम यदि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया और उसको हमने कितने कालखंडों में पढ़ाया, प्रति कालखंड हमें पता है 45 मिनट का होता है। तो जितने भी कालखंड हमें इस अध्याय को पढ़ाने में लगे उन कालखंडों को हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और हम प्रति कालखंड का समय भी यहाँ लिख देंगे कि 45 मिनट। फिर 6वां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि लर्निंग इंडिकेटर होता क्या है या सीखने के संकेतक क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत सत्र के दौरान छात्र ने क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको और सीखने की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें उन पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, कि बच्चे ने अभी तक या सत्र के दौरान कितनी चीज़ें सीखी हैं और उसे कितनी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। तो हमें इस कॉलम में वो सारे पॉइंट्स को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है दी गई संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या बता पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी तक क्या सीखे हैं भाई, दी गई संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या को वो बता पाते हैं, संख्याओं को अवरोही व आरोही क्रम में लिख पाते हैं और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं। इस कॉलम में हमें बच्चे जितनी चीज़ सीख चुके हैं उनको लिखना है। और हम यहाँ पर पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं कि बच्चों को और क्या सीखने की आवश्यकता है, उन बिंदुओं को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 7वां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न क्या हैं इसको समझ लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का इसमें परीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों की सोचने की प्रक्रिया कैसी हो यह भी पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों ने क्या सीखा है, इसमें ऐसे प्रश्नों को भी शामिल करना चाहिए जिसका कोई एक उत्तर नहीं होता और जो बच्चों के सामने एक चुनौती पेश कर सकें। ठीक है, तो हमें इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है संख्या 4590 2342 का जोड़ कीजिए। दूसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है दिए गए संख्या कार्ड को आरोही क्रम में जमाइए। थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने दिए गए अंक 1359 में बनी बड़ी संख्या बताइए। चौथा पॉइंट है संख्या 5208 को अंकों में लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर बच्चों से कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को यही प्रश्न नहीं लिखने हैं, आप अपने हिसाब से बच्चों को दूसरे प्रश्न भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, ये मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, आपको इसकी कॉपी नहीं करना है, आप इसी तरीके से एक आदर्श पाठ्य योजना बना सकते हैं। फिर 8वां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है और इसके माध्यम से बच्चे में रुचि बनी रहती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बिंदु आ रहे हैं। पहला बिंदु है अपने गांव या मोहल्ले में रहने वाले लोगों की संख्या पूछिए। ठीक है, इससे बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। जब हम बच्चे से पूछेंगे कि अपने गांव या मोहल्ले में रहने वाले लोगों की संख्या बताइए तो वो जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे।
फिर दूसरा बिंदु है कक्ष में संख्या कार्ड दिखाकर संख्या बताओ। ठीक, तो अगर हम कक्ष में संख्या कार्ड बताएंगे और बच्चों को संख्या कार्ड दिखाकर पूछेंगे तो कि संख्या बताओ, तो वो ज़रूर बताएंगे। मतलब यहाँ बच्चे कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं, खेल खेल में या घर में। फिर तीसरा बिंदु है बच्चे अपने घर में उपलब्ध वस्तुओं को गिनकर लाएं। अगर हम बच्चों को बोलें कि आप अपने घर में उपलब्ध वस्तुओं को गिनकर लाएं, तो बच्चा इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगा। तो हमें इस कॉलम में इस प्रकार के बिंदुओं को लिखना है। फिर आखिरी और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल। तो आइए सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स क्या होता है या सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। इस कॉलम में उन बिंदुओं को लिखा जाता है कि प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा या क्या प्राप्त किया। ठीक है, जैसे पहला बिंदु है छात्र संख्याओं को अवरोही व आरोही क्रम में जमा लेते हैं। ठीक है, कि जब हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया तो बच्चे जो है संख्याओं को अवरोही व आरोही क्रम में जमा लेते हैं और 10,000 तक की संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिख पाते हैं। फिर तीसरा बिंदु है छोटी बड़ी संख्याओं को बता पाते हैं। तो इस प्रकार आप लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल जो कॉलम है उसमें इस प्रकार के बिंदुओं को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने एक अध्याय का बताया है। इसके बाद आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मतलब कक्षा 6वीं गणित में जितने भी अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय का आपको ऐसा लिखना है। मतलब 9 कॉलम पर आधारित जितने बिंदु मैंने बताए हैं वो आपको लिखना है। तो इस आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान को बनाने के लिए आप टीचर हैंडबुक की मदद ले सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक को गहनता से पढ़कर या उसका गहनता से अध्ययन करके आप बहुत ही अच्छी एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। यदि आपको कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 6वीं के सभी विषयों की पाठ्य योजना या शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं ये जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के सभी विषयों की शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।